कैरेबियन समुंदर के बीचों बीच एक परिवार अपने यॉट पर छुट्टियां मनाने आया था। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूद जाती है। आराम करते समय उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन क्योंकि आसपास कुछ भी उसे दिखाई नहीं देता, तो वो सोचती है कि शायद ये उसका भ्रम होगा। कुछ ही सेकंड के बाद फिर वही अजीब सा महसूस होने लगता है उसे, और लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता। इसलिए अब वो घबरा जाती है और यॉट की तरफ तैरना शुरू कर देती है। तभी अचानक उसकी टांग खींचने लगती है और वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन उसकी बेटी कैसी थी ना, वो हेडफोन लगाकर सुन रही थी म्यूजिक, इसलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो वहीं पति और बेटा दोनों ही मछली पकड़ने में व्यस्त थे। जूलिया पानी के ऊपर टिकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह में पानी भर जाने की वजह से वो चिल्ला नहीं पाती। थोड़ी ही देर में टॉम को एहसास होता है कि काफी देर से जूलिया को उसने नहीं देखा, इसलिए वो इसे यॉट पर ढूंढता है और उसकी नजर उसकी पत्नी में पड़ती है जो कि खतरे में थी। वह बच्चों को बुलाता है और यॉट को उसकी तरफ लेकर जाता है और पानी में कूद जाता है। जल्दी से जूलिया तक पहुंचकर उसे संभालता है और यॉट की ओर तैरने लगता है। दोनों ही बच्चे उसे अपनी ओर ऊपर खींच लेते हैं। परिवार जूलिया को संभालता है, लेकिन जूलिया खुद को समझाती है कि शायद लहरों की वजह से ऐसा हुआ होगा। अब रात को सब मिलकर बैन का जन्मदिन मनाते हैं। कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, तो वो लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के ऊपर बड़े बड़े काले बादल छा गए हैं। कॉल में ग्लिच आती है और कॉल फ्रीज हो जाती है। कैसी यह बात अपने परिवार को बताती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद हम जमीन से काफी दूर है, इसलिए सिग्नल कमजोर है। तभी सबको एक आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाते हैं और देखते हैं बाहर व्हेल मछलियों का एक समूह गुजर रहा था। टॉम समझाता है कि व्हेल मछलियां हमेशा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती है, लेकिन जब तूफान आता है तो वह भी कंफ्यूज हो जाती है। अचानक की ओर जोर से हिलने लगती है और बैंड नीचे गिर जाता है। यहाँ पर टॉम को चिंता होती है कि कहीं यॉट को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, इसलिए वह डाइव करके नीचे चेक करने चला जाता है। कुछ ही देर के बाद वह सतह पर वापस आता है, लेकिन उसके कंधे पर एक बड़ा सा घाव हो चुका था। जूलिया तुरंत ही उसका जख्म सीती है। टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा लगा कि मानो उसे कोई बड़ा जीव उसके पीछे खड़ा हो। अब यहाँ पर जब उसने मुड़कर पीछे देखा, तो यहाँ पर प्रोपेलर से कट लग गई और वह कहता है कि जो भी चीज थी ना, वो बहुत बड़ी थी। टॉम को यह यॉट पर काफी नुकसान दिखाई देता है, इसलिए उन्हें मदद बुलानी पड़ती है। जूलिया बार बार रेडियो पर कोशिश करती है, किसी फोन के सिग्नल को ढूंढने लगती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। तभी कैसी को एक अजीब सा जीव दिखाई देता है और वह चिल्ला उठती है, लेकिन वह तो बस बैन होता है जो मास्क पहनकर मजाक कर रहा था। कुछ ही देर के बाद यॉट पूरी तरीके से बंद हो जाती है और समुद्र के बीचों बीच ये लोग फंस जाते हैं। जूलिया रेडियो में एक आवाज सुनती है, लेकिन आवाज इतनी खराब थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता। टॉम परिवार को बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का ही खाना और पानी बचा है। उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली नाव का इंतजार करना होगा। अचानक उनकी रडार पर कुछ डिटेक्ट होता है और परिवार को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सभी दौड़कर बाहर आते हैं तो हैरानी से देखते हैं कि कई सारे उल्कापिंड जमीन पर गिर रहे थे। जहाँ उल्कापिंड गिर रहे थे ना, वहाँ बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। एक उल्कापिंड पानी में उनके पास गिरता है तो टॉम तुरंत ही यॉट को चलाने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चलता है, लेकिन तभी एक उल्कापिंड उस इलाके को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। यहाँ पर परिवार डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। तभी टॉम को समझ आता है कि जो आग के गोले नीचे गिर रहे हैं वे उल्कापिंड नहीं है, बल्कि सैटेलाइट है। खैर उसी वक्त बेन देखता है कि यहाँ पर यॉट से धुआं निकल रहा था। टॉम चेक करता है तो कंफर्म होता है कि इंजन खराब हो गया है। हवा तेज होने लगती है तो फैमिली यॉट के अंदर छुप जाती है, बिना ये नोटिस किए कि कंपास बहुत तेजी से घूम रहा था। यॉट जोर जोर से हिले लगती है। फिर यहाँ पर बैन नीचे गिर जाता है और इस बार उसे चोट भी लगती है। लहरें तेजी से यॉट की तरफ टकरा रही थी। टॉम स्ट्रगल करके बाहर आता है और लाइव जैकेट्स लेकर आ जाता है। तभी पावर चली जाती है। टॉम तुरंत पावर बॉक्स के बटन को प्रेस करता है और लाइट वापस आ जाती है। उस वक्त बेन नोटिस करता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा था। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं, जबकि कैसी सिंक पर जाकर उल्टी कर देती है।
टॉम रेडियो को ट्राई कर रहा था पर सिग्नल नहीं मिल रहा था। अचानक एक तेज हाई फील्ड यहाँ पर नॉइज आने लगती है और हवा भी स्ट्रांग हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है पर एक हैच खुल जाता है और हवा खिड़कियां तोड़ने लगती है। टॉम एक फ्लेयर जलाता है और थोड़ी देर के बाद अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह फैमिली शॉक में उठती है। वह स्टॉर्म से बच गए हैं लेकिन यॉर्ट आधी तबाह हो चुकी थी। जब वह बाहर आते हैं तो देखते हैं कि समुद्र का पानी गायब हो चुका था और यॉर्ट अब जमीन पर अटकी है। यह देखकर वो लोग शॉक में चले जाते हैं। कैसी सिग्नल चेक करती है लेकिन नेटवर्क बिल्कुल ही डाउन होता है। वहां पर बहन दो मरे हुए केकड़ों से खेलने लगता है। टॉम कंपास को चेक करता है और देखता है कि वह उल्टा हो गया है। आखिरी बार यहाँ पर 7 लाख साल पहले ये हुआ था। कैसे को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया होगा और वह टूट जाती है। जब जूलिया उसे समझाने आती है तो कैसी उसे दूर कर देती है और छुपने चली जाती है। यहाँ पर जूलिया और टॉम बची हुई सप्लाई देखने लगते हैं। बेन अपने बर्थडे बलून्स एक पत्थर पर बांध देता है ताकि कोई बचा हुआ सर्वाइवर उन्हें देख ले। टॉम फिर उस रेडियो को ट्राई करता है और इस बार एक आदमी से कनेक्शन हो जाता है जिसका नाम नाउ था और वह एक सबमरीन का कैप्टन होता है। उसकी सबमरीन भी लैंड पर अटक चुकी थी। वो कंफर्म करता है कि मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो गए हैं, इसलिए ओशन पीछे हट गया है और जमीन डूब गई है। वो कहता है कि उसने अभी तक और सर्वाइवर्स नहीं देखे और कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल ही डाउन हो गए हैं। वो मजीद यह भी कहता है कि पोल्स फिर रिवर्स होंगे और शायद एक हफ्ते में समुंदर वापस आ जाएगा। यह फैमिली को वार्न करता है कि जितना जल्दी हो सके ऊंची जगह पर चले जाओ क्योंकि जब पानी वापस आएगा तो वो बहुत खतरनाक होगा। वो ये भी बताता है कि उसका पार्टनर क्रैश में मारा जा चुका है और सबमरीन में बस 3 ही लोगों की जगह है। इसलिए जूलिया और टॉम से कहते हैं कि प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो और वो उन्हें अपने पास के कोऑर्डिनेट्स भी दे देते हैं। टॉम कैलकुलेट करता है कि सबमरीन तक पहुंचने में उन्हें 2 से 3 दिन लग जाएंगे। वो फैमिली से कहता है कि आज रात उन्हें अच्छे से आराम करना होगा, कल सुबह हम निकलेंगे। खैर अब अगली सुबह वो सारे ही रेडी हो रहे थे तभी टॉम के पास में कुछ हिलता हुआ उसे दिखाई देता है। वह एक लंगड़ा आदमी होता है जिसके हाथ में हारपून होती है और साथ में एक कुत्ता लगातार भौंक रहा होता है। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है लेकिन वह आदमी कुछ ऐसी भाषा बोल रहा था जो टॉम को समझ नहीं आ रही थी। पानी पीने के बाद वह अजनबी टॉम के सिर पर बोतल मारता है और उसके चेहरे पर जोर की लात दे देता है। जूलिया डर के मारे भागती है लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। वह आदमी टॉम के पेट में घुसा मार चुका था। टॉम कुछ पल तक तड़पता है और फिर वह उसकी गर्दन काट देता है। फिर यहाँ पर वो आदमी जूलिया के पीछे भागता है और यहाँ पर उस पर हारपून फेंकता है जिससे उसके कंधे में चोट लग जाती है। जूलिया दर्द सहते हुए यॉट के अंदर भागती है और बच्चों को बुलाती है कि छुप जाओ। वह दरवाजा लॉक कर देती है। कैसी और बैन सेफ हुए अंदर घुस जाते हैं। जूलिया उन्हें पकड़कर फ्लेयर गन पकड़ा देती है और खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में छुप जाती है। वह आदमी दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारता है और आखिर अंदर घुस जाता है। पहले तो वो खाने पीने का सामान उठा लेता है और फिर उन्हें इधर उधर ढूंढने लगता है। फिर बाथरूम की तरफ जाता है लेकिन जूलिया समझदारी से एक छोटे छेद से बाहर निकल जाती है। वह हाथ में सोचता है कि जूलिया भाग गई है लेकिन जैसे ही वह धीरे से निकलने लगता है उसका कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकने लगता है। कुत्ता उसे झपटता है तो जूलिया चाकू से उसे मार देती है। कुत्ते की चीख सुनकर वह आदमी बाहर आता है और अपने कुत्ते की लाश को देखकर आग बबूला हो जाता है। इस बीच जूलिया यॉर्ड के दूसरे साइड से अंदर जाने की कोशिश करती है। वह ऊपर चढ़कर टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसने लगती है लेकिन वह आदमी पहले ही वहां पर पहुंच जाता है। वह उसे पकड़कर जोर से मुक्का मारता है जिससे वह नीचे गिर जाती है। जूलिया फर्नीचर पकड़ने बचने की कोशिश करती है लेकिन वह आदमी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर भी वह यहाँ पर कलाई पर पैर रख देता है ताकि वह चाकू छोड़ दे और फिर उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा जमीन पर दे मारता है और सोफे पर फेंक कर उसका गला दबाने लगता है। बच्चे ये सब कुछ देख रहे थे। कैसी बाहर निकाल कर फ्लेयर गन चलाती है जो सीधा उस आदमी को लगती है। वह जल उठता है और यॉट में आग फैलने लगती है। बच्चे तुरंत भाग जाते हैं लेकिन जूलिया वापस आती है। वह उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है और मैप और बैग उठाती है और वहां से भाग जाती है। बेन और कैसी अपने पापा के पास जाकर रोने लगते हैं। जूलिया भी उनके साथ बैठ जाती है और तीनों मिलकर आंसुओं के साथ टॉम को आखिरी अलविदा कहते हैं। तभी वह डरावना सा आदमी फिर से यॉट के बाहर निकल आता है तो फैमिली फिर से भागने लगती है। कुछ ही देर में यॉट एक बड़े धमाके के साथ उड़ जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह लोग एक छोटे से झरने के पास रुकते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सके।
कैसी सोचती है कि शायद वो पागल आदमी उनके पास गुब्बारे देखकर आया था। ये सुनकर बैन खुद को कसूरवार मानने लगता है। जूलिया उसे समझाती है कि उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी और सबको अब आगे बढ़ने को कहती है क्योंकि वह आदमी अभी भी उनके पीछे था। खैर, रास्ते में एक छोटे तालाब के पास बैन एक मरी हुई शार्क को देखकर हैरान रह जाता है। तभी जूलिया नोटिस करती है कि वह आदमी फिर से उनके करीब पहुंचने वाला है। सब लोग दौड़ लगाने लगते हैं और एक रेत के टीले के नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर जहाँ उन्हें जहरीला कचरा दिखाई देता है, फैमिली सावधानी से उसे पार करती है और यहाँ पर लगता है कि उन्हें उस आदमी का पीछा छुड़वा लिया है। चलते चलते उन्हें बड़े बड़े मरे हुए एनिमल्स और समुद्र के नीचे जमा हुआ सारा प्लास्टिक दिखाई देने लगता है। मैन धीरे धीरे चलने लगता है तो जूलिया समझ जाती है कि वह डिहाइड्रेशन के करीब है। वह सबको रुकने को कहती है। तब वह पानी की बोतल देखती है तो उसे झटका लगता है। बोतल में पानी लगभग खत्म हो चुका था। कैसी को एहसास हो जाता है कि शायद उसने यहाँ पर बोतल को ठीक से बंद नहीं की थी। जूलिया गुस्से में चिल्लाती है कि उसकी लापरवाही की वजह से सारा पानी खत्म हो गया है। कैसी जवाब देती है कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम बचने नहीं वाले। दोनों के बीच में लंबी बहस हो जाती है, फिर भी फैमिली आगे चलने लगती है। कुछ ही देर के बाद एक क्रैश हुआ प्लेन उन्हें दिखाई देता है। अंदर कुछ हिलता डुलता सब देख रहे थे और डर जाते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ कुछ पक्षी होते हैं। फैमिली तय करती है कि रात वही प्लेन के अंदर गुजारेंगे, जिसके बाद बैठकर वो कुछ खाना खाते हैं और जूलिया को टॉम की जैकेट में एक फैमिली फोटो दिखाई देती है, जिसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। कैसी पूछती है कि मॉम, आप डैड से कैसे मिली थी? जूलिया मुस्कुराकर बताती है कि टॉम हॉस्पिटल में मेरा पेशेंट था। फिर एक दिन उसने फूल और एक प्यारी सी कविता देकर अपना प्यार जताया। रात के बीच में कैसी प्लेन से बाहर आती है तभी एक डरावना सा वही आदमी उनके पीछे पड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया अचानक से पीछे से आकर उसके ऊपर टूट पड़ती है और बार बार चाकू से वार करके उसे मार देती है। कैसी अपनी माँ को गले लगाकर शांत करती है। अब अगले दिन जूलिया और कैसी मैप देख रही थी तभी धीरे से बैन आगे निकल जाता है और वहां आगे जाकर तालाब में पानी पीने लगता है। जूलिया उसे तुरंत बाहर खींच निकालती है और समझाती है कि ऐसे पानी उसे बीमार कर सकता है। बहुत तेज धूप हो रही थी तो फैमिली अपने सिर पर कपड़ों से ढक लेती है। बेन को चक्कर आने लगते हैं। अब उन्हें पुरानी कुर्सियां नजर आती हैं तो जूलिया और कैसी मिलकर उससे एक टेम्पररी शेल्टर बना देते हैं। जूलिया बैन को इंजेक्शन लगाती है और तय करती है कि वह यहाँ पर रात बिताएंगे। सुबह जूलिया एक अजीब सी आवाज सुनकर उठ खड़ी होती है। बाहर जाकर देखती है तो क्रैब्स का एक बड़ा सा झुंड उनकी तरफ आ रहा होता है। वह तुरंत बच्चे को उठाती है और तीनों भागना शुरू कर देते हैं। भागते हुए उन्हें एक बड़ा सा कार्गो शिप नजर आता है। वहां पर 3 क्रू मेंबर जिंदा होते हैं। एक औरत उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन बाकी के 2 आदमी मना कर देते हैं और तीनों फैमिली को बाहर छोड़कर कंटेनर को लॉक कर देते हैं। क्रैब्स पास आ जाते हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है और जब वो खुद चढ़ने लगती है तो क्रैब्स उसके पैरों पर जोर से काटने लगते हैं। अब दोनों बच्चे मिलकर खींचकर उसे ऊपर चढ़ाते हैं। कंटेनर के एक छेद से आधे क्रैब्स अंदर घुस जाते हैं। क्रू मेंबर्स फायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन क्रैब्स उन पर हावी हो जाते हैं और दोनों को मार डालते हैं। आखिरी आदमी छत के होल तक पहुंच जाता है, लेकिन क्रैब्स उसे भी नीचे खींच लेते हैं और वह भी खत्म हो जाता है। जूलिया अपने जख्मों पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ ही देर के बाद जब वो उठती है तो उसे खुद को रेत के तूफान के बीचों बीच अकेली पाती है। वह घबरा कर बच्चों को ढूंढने लगती है। एक मरी हुई औरत का हथियार उठाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। कैसे उसकी आवाज सुनकर लौट आती है और बताती है कि वह और बैन अंदर मदद ढूंढने के लिए गए हैं, लेकिन कोई भी नहीं मिला। खैर, यहाँ पर उन्हें एक कंटेनर मिलता है जहाँ वो तूफान खत्म होने तक रुकते हैं। जूलिया टॉम का एक लाइटर निकालती है और उसे अपने जख्मों को जलाकर बंद कर देती है। वो बहुत दर्दनाक होता है। तूफान थमने के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है जिसमें बहुत सारी पानी की बोतलें थी। बॉडी चेक करते वक्त उन्होंने एक रेडियो और एक गन भी मिलती है। जूलिया नाव से संपर्क करती है और बताती है कि मैप खो गया है। ना उन्हें जल्दी ही वापस लौट आने को कहता है क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट के कैलकुलेशन के मुताबिक समुद्र उम्मीद से जल्दी ही वापस आ सकता है। उनके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। वह एक फ्लेयर शूट करता है और फैमिली उस दिशा पर चलना शुरू कर देती है। लंबी वॉक के बाद आखिरकार उन्हें सबमरीन को देख लिया, लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए अभी भी बड़ी बड़ी चट्टानें पार करनी होगी। जैसे ही वह रास्ते से गुजरते हैं दीवारें हिलने लगती है और पत्थरें गिरने लगते हैं, जिससे एक भयानक रॉड स्लाइड आ जाता है। जूलिया तुरंत ही अपने बच्चों को साइड में धक्का देती है और खुद पीछे हट जाती है।
ताकि वो कुछ ही न जाए। खैर तभी बीच में एक बड़ी सी चट्टान आ गिरती है। यहाँ पर जूलिया बच्चों से कहती है कि अब बच्चों तुम्हें मेरे बिना ही आगे का सफर पूरा करना होगा, लेकिन कैसी मना करती है और जोर देती है कि माँ आपको ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहस होती है दोनों की और चिल्लाने के बाद जूलिया वादा करती है कि वह बाद में अपने बच्चों को ढूंढ लेगी। मजबूर होकर कैसी अपने भाई को खींच कर आगे ले जाती है। बच्चे यहाँ पर चट्टानी रास्ता चढ़कर सबमरीन की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचकर ही वो देखते हैं कि नाव बाहर यहाँ पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। वह समझाता है कि उसके लिए सब खत्म हो गया है और अब बच्चे सबमरीन ले सकते हैं। यह सोचकर कि एक एक्स्ट्रा जगह होगी, कैसे वापस अपनी माँ को ढूंढने भागती है। तभी जूलिया केकड़ों को आता देखती है और वह फायरिंग करना शुरू कर देती है। कुछ केकड़ों को मार देती है, लेकिन झूठ बहुत बड़ा था और सबसे लड़ना मुश्किल हो रहा था। उसी वक्त कैसी दीवार के ऊपर दिखाई देती है और हाथ आगे बढ़ाती है, तो जूलिया अपने घायल पैर होने के बावजूद तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। कैसी की मदद से वह दूसरी तरफ पहुंच जाती है और दोनों साथ में सबमरीन की तरफ भागते हैं। बैन पहले से ही ऊपर खड़ा हुआ होता है जो कि फायर खोल देता है। तो वहीं फैमिली पूरी ऊपर चढ़ जाती है। केकड़े नाव के शरीर तक पहुंच जाते हैं और उसे खाने लगते हैं। जूलिया गन उठाती है और फायरिंग जारी रखती है जब तक कि बच्चे अंदर न चले जाए, जब तक वो सुरक्षित ना हो जाए। खैर जूलिया समझती है कि गोलियां खत्म हो गई है, तो वह गन को केकड़ों पर फेंक देती है और अपने बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। वो दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देती है और खिड़की से केकड़ों को सबमरीन के चारों ओर देखने लगती है। उसी वक्त समुद्र वापस आ रहा था, तो तीनों तुरंत ही अपनी सीटों पर बैठकर बेल्ट पहन लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तेज लहरें सबमरीन को जोर जोर से इधर उधर फेंकना शुरू कर देती है, जिससे जूलिया को अपनी पूरी जर्नी के विजन दिखने लगते हैं और कैसी उल्टी कर देती है। एक जोर से आवाज आती है जिससे ये तीनों ही बेहोश हो जाते हैं। कुछ ही देर के बाद जूलिया और बच्चों को होश आता है, तो वो देखते हैं कि वो जिंदा है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। हैच को अनलॉक करके वो बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि लहरों ने सबमरीन को एक तबाह शहर में गिरा दिया है। यानी अब जिंदा रहने और नया जीवन शुरू करने की उम्मीद है। और यहीं पर ये फिल्म खत्म होती है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।